आज की जो क्लास है और इस क्लास का जो टॉपिक है वो है अपना अगला टॉपिक। और टॉपिक अपना भोज्य पदार्थ वाला चल रहा था, जिसमें हम पहले पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन के बारे में, वसा के बारे में, और हमारा टॉपिक चल रहा था विटामिन, जिसमें हमने ये देखा था कि विटामिन दो प्रकार के होते हैं। और पहला जो प्रकार था वो था वसा विलय विटामिन, दूसरा जो प्रकार था वो था जल विलय विटामिन। और इसमें वसा विलय विटामिनों में हमने 4 विटामिन देखे, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये अपन ने देखा। तो दोस्तों विटामिन ए, डी, ई, के विषय में अपन विगत क्लास में पढ़ चुके हैं। आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे और वो है जल विलय विटामिन। अब हम बात करते हैं किसकी? जल विलय विटामिनों की हम बात करते हैं। जल विलय विटामिनों में सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि कौन कौन से विटामिन जो है वो जल विलय विटामिन में शामिल है। ठीक है, तो जल विलय विटामिनों में जो शामिल है अपने, वो शामिल है विटामिन B1, शामिल है दोस्तों अपना विटामिन B2, शामिल है विटामिन B3, एक है विटामिन B5, एक है B6 और एक है विटामिन B12। सारे के सारे पहले भी आपको बता चुका कि ये सभी एक साथ मिल करके और क्या कहलाते हैं, ये सभी एक साथ मिल करके कहलाते हैं बी कॉम्प्लेक्स। क्या कहलाते हैं? बी कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मित्रों? बी कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। और इसके अलावा जो विटामिन बच गया मुख्यतः वो है अपना विटामिन सी। ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण विटामिन है। अक्सर जल विलय विटामिनों में जब भी प्रश्न पूछता है तो आपको प्रश्न उठा के पूछ लेता है कहां से? विटामिन सी से। कहां से पूछ लेता है दोस्तों? विटामिन सी से। तो लेकिन हम प्रत्येक के बारे में, एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे, डिटेल स्टडी अपन यहां पर करने वाले हैं। तो आ जाइएगा, सबसे पहले है नंबर 1 विटामिन B1। सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों विटामिन B1 की। और विटामिन B1 जो है, इसका रासायनिक नाम आपसे पूछेगा, तो या तो आपसे पूछ सकता है इसका रासायनिक नाम, और या आपसे पूछेगा इसकी कमी का रोग। विटामिनों में मुख्यतः जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो केमिकल नेम और डेफिशिएंसी डिजीज जो है, कमी का रोग, इनके बारे में ही अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर आप लोगों को स्रोत के बारे में बात नहीं करेगा, और करता है अगर सोर्स के बारे में बात, स्रोत के बारे में बात, तो मुख्यतः विटामिन सी के स्रोत के विषय में आपको यहाँ से पूछा जाता है। तो विटामिन B1 जो है, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो है दोस्तों वो है थाइमिन। क्या नाम है? थाइमिन। तो मैं लिख देता हूं, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थाइमिन है। इसकी कमी का रोग पूछे तो वो है दोस्तों बेरी बेरी। अब बेरी बेरी में होता क्या है? तो बेरी बेरी में हृदय का आकार बढ़ जाता है, हृदय का आकार बढ़ जाता है, एबनॉर्मलिटी हो जाती है। ठीक है, तो हृदय का आकार बढ़ जाता है किसमें? बेरी बेरी में। यहां एक चीज ये है कि हमें जल विलय विटामिन के स्रोत के बारे में मुख्यतः क्यों नहीं पूछता? इसलिए नहीं पूछता क्योंकि जितने भी भोज्य पदार्थ हैं, जैसे फल, जैसे सब्जियां, ठीक है, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, इसके अलावा दोस्तों कुछ अनाज जैसे मांस, जैसे दूध, दही, अंडा, मछली, इन सभी में लगभग सभी में जल विलय विटामिन पाए जाते हैं। क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि जल विलय जो विटामिन होते हैं वो अक्सर सभी में पाए जाते हैं, क्योंकि जल एक सार्वत्रिक घोलक होता है, इस कारण से। तो आपको मुख्यतः यहाँ पर केवल और केवल याद रखना है रासायनिक नाम। तो B1 का रासायनिक नाम थाइमिन है, और कमी के रोग की बात करें तो वो है बेरी बेरी, जिसमें हृदय का आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। दूसरे विटामिन के विषय में अपन बात करते हैं जल विलय में, नंबर 2। तो ये है दोस्तों विटामिन B2। विटामिन B2, विटामिन B2 की हम बात करते हैं, और विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम
ये है दोस्तों राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। कमी का रोग आपसे पूछेगा तो राइबोफ्लेविन की कमी का रोग है किलोसिस। अब प्रश्न ये उठता है कि साहब किलोसिस होता क्या है, क्या होता है इस किलोसिस में, तो मैं बता देता हूं। किलोसिस के अंदर शामिल है होठ व त्वचा का फटना, व त्वचा का फटना शामिल है किसमें, किलोसिस में। तो होठ और त्वचा फट रही है तो इसका सीधा सा इंडिकेशन ये है कि हमारे शरीर में विटामिन B2 की कमी हो रही है। और मोस्टली ये जब होता है तो सामान्यतः कौन सा समय होता है अक्सर, तो वो होता है जैसे ग्रीष्म काल से सर्द ऋतु में हम प्रवेश करते हैं तो उस दौरान ही ज़्यादा होता है। कारण क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में हम बहुत सारे जलीय पदार्थों का सेवन करते हैं, जूस वगैरह, लेकिन जैसे हम सर्द ऋतु में प्रवेश करते हैं तो इन सभी जलीय पदार्थों को एकदम से हम थोड़ा अवॉइड कर देते हैं। इस कारण से जल विलय विटामिनों की शरीर में थोड़ी सी कमी हो जाती है और जिससे हमें किलोसिस का सामना करना पड़ता है। ओके, चलिए अगला जो विटामिन है नंबर 3, तीसरे नंबर का जो विटामिन अपना जल विलय में वो है विटामिन B3। विटामिन B3, विटामिन B3 की हम बात करें दोस्तों तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम यदि हम यहाँ पर देखें तो ये है नियासिन। क्या है, नियासिन। रासायनिक नाम नियासिन। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत सी बुक्स में आपको कुछ अदर लिखा हुआ भी मिल सकता है, नियासिन ही आपको मानना है। तो नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। पूछ सकता है आपको इसकी कमी का रोग, तो इसकी कमी के रोग में शामिल है मुख्यतः दोस्तों बालों का सफेद होना, बालों का सफेद होना व बालों का झड़ना। तो बालों का सफेद होना और झड़ना ये किसकी कमी से होता है, ये नियासिन यानी कि विटामिन B3 की कमी से होता है। नेक्स्ट नंबर 4, विटामिन B5 इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। रासायनिक नाम देखिएगा इसका, तो इसका रासायनिक नाम पेंटोथिनिक एसिड है। 5 से याद रखना पेंटा, तो पेंटोथिनिक अम्ल, पेंटोथिनिक एसिड या पेंटोथिनिक अम्ल। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथिनिक अम्ल है। और इसकी कमी का आपसे रोग पूछेगा तो कमी का जब भी आपको रोग पूछेगा दोस्तों तो इसमें हम 2 नाम यहां पर लेंगे, और वो नाम कौन कौन से लेंगे, एक जो है वो तो हम कहेंगे पेलेग्रा, पेलेग्रा, और इस पेलेग्रा में जीभ में सूजन, जीभ में सूजन आ जाती है। और दूसरा जो नाम है वो है 3D डिजीज। कौन सी डिजीज, 3D डिजीज, 3D रोग। अब यहां से बात ये आती है कि साहब ये 3D रोग क्या है, तो ये 3D रोग का नाम 3D क्यों रखा गया, क्योंकि 3 रोग हैं और तीनों ही रोगों का प्रारंभिक जो अक्षर है वो D से प्रारंभ हो रहा है। तो ये 3D की कहानी ये है, ये एक D, ये एक D और ये एक D, 3 D है। तो पहला जो D है इसका मतलब है डिमेंशन, और डिमेंशन का मतलब होता है दोस्तों याददाश्त कमजोर, याददाश्त कमजोर होना। दूसरा जो डी है इसका मतलब है डर्मेटाइटिस, और डर्मेटाइटिस का मतलब है दोस्तों त्वचा का बार बार शुष्क होना, स्किन का सूखना। तो त्वचा का बार बार शुष्क होना ये किसमें शामिल है, डर्मेटाइटिस रोग में। और तीसरा जो डी है ये है दोस्तों डायरिया, और डायरिया का मतलब है दस्त लगना। यस, तो ये 3 रोग हैं और तीनों ही रोगों का प्रारंभिक जो अक्षर स्टार्ट हो रहा है वो डी से स्टार्ट हो रहा है। इस कारण से इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है 3D। तो विटामिन B5 बोले तो पेंटोथिनिक एसिड
की कमी से होने वाले रोगों में पेलेग्रा के साथ साथ 3D रोग शामिल हैं, जिसमें डर्मेटाइटिस, जिसमें डिमेंशन और जिसमें डायरिया, ये तीनों शामिल है। तीनों के ही लक्षण हम देख चुके हैं कि डिमेंशन में याददाश्त कमजोर हो जाती है, जबकि डर्मेटाइटिस में त्वचा का शुष्कपन शामिल है, और डायरिया में शामिल है दोस्तों दस्त होना। यस, इसके बाद हम चलते हैं आगे, अगले विटामिन की हम बात करते हैं। और अगला जो जल विलेय विटामिन है अपना नंबर 5 पे, ये है दोस्तों विटामिन B6। विटामिन B6 के रासायनिक नाम पर प्रकाश डालें अपन। रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम क्या है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखना। तो दोस्तों विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। पायरिडॉक्सिन। आपसे अगली जो बात यहाँ पर पूछ सकता है, वो पूछ सकता है इसकी कमी का रोग। तो यदि आपसे विटामिन B6 की कमी का रोग पूछे, तो विटामिन B6 की कमी का रोग भी क्या है, एनीमिया है। और एनीमिया में हम जानते हैं कि रक्त की कमी होती है। किसकी कमी होती है, रक्त की कमी होती है, और यूं कह दीजिएगा कि आरबीसी की कमी होती है। आरबीसी की कमी, क्योंकि आरबीसी की कमी होगी तो स्वतः ही अंडरस्टूड है कि रक्त की कमी हो जाएगी। तो विटामिन B6 रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, और कमी का रोग है एनीमिया, बोले तो रक्त की कमी या आरबीसी की कमी। और नंबर 6 पे हम जो बात करते हैं दोस्तों, अगला हमारा जो विटामिन है ये है विटामिन B12। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अब तक के विटामिनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बी वाले विटामिनों में। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम, तो दोस्तों विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबालोमिन। साइनोकोबालोमिन, यस। से एक अच्छी बात आपको मैं बता देता हूं कि यहाँ साफ स्पष्ट है, एक शब्द आपको यहाँ पर दिख रहा है कोबालो, और कोबालो से अपने को याद रखना है कोबाल्ट धातु। क्या याद रखनी है, कोबाल्ट धातु। तो एक मात्र उस विटामिन का नाम बताइएगा जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, तो विटामिन B12। तो कोबालो से अपने को याद रखना है कोबाल्ट। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। आपको इसकी कमी का अगर रोग पूछे तो दोस्तों B12 की कमी का रोग भी क्या है, एनीमिया है, यानी रक्त की कमी या आरबीसी की कमी। और हम इस विटामिन कार्य देखें तो इस विटामिन का एक बहुत ही अच्छा और मुख्य कार्य है। वो कार्य क्या है दोस्तों, वो कार्य ये है कि ये विटामिन आरबीसी का परिपक्वन करता है। मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का क्या करता है, मैच्योरेशन करता है, परिपक्वन करता है। तो आरबीसी के परिपक्वन का कार्य किसका है, आरबीसी के परिपक्वन का जो कार्य है वो है दोस्तों विटामिन B12 का। किसका है, विटामिन B12 का है। और इसके स्रोत की अगर आपसे बात कर भी ले तो हम बता भी देंगे, मोस्टली करेगा नहीं, लेकिन अगर कर भी ले बात इसकी तो हम कहेंगे फल व सब्जियां। फल व सब्जियां। देखिए ये बात मैं आपको स्टार्टिंग में, प्रारंभ में ही बता चुका हूं कि जल विलय विटामिन जो है ये मुख्यतः सभी फल, सब्जी, दूध, दही, मांस, अंडा, मछली, इन सभी में पाए जाते हैं, क्योंकि ये जल विलय है और जल सार्वत्रिक घोलक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसलिए जल विलय सभी पदार्थों में लगभग इनकी मात्रा पाई जाती है। लेकिन अगर अत्यधिक मात्रा की बात करें तो फल और सब्जियों में होते हैं विटामिन B12। यहां से एक छोटी सी बात और आप ज्ञात रखिएगा कि ये जो कोबाल्ट धातु है, ये कोबाल्ट धातु चॉकलेट में भी पाई जाती है, और अगर ज्यादा मात्रा में सेवन किया जाता है तो दोस्तों रक्त कैंसर होने की संभावना, रक्त कैंसर, क्योंकि कोबाल्ट धातु जो है वो आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करती है। क्या करती है कोबाल्ट धातु, आरबीसी निर्माण का प्रेरण करती है।
ठीक है, और आरबीसी निर्माण को प्रेरित करती है। तो यदि ज्यादा मात्रा में आरबीसी सेल्स बनेंगी तो ऐसी कुछ समस्याएं हो सकती है। ओके, तो विटामिन B12 रासायनिक नाम हमने इसका देख लिया, साइनोकोबालामिन। कमी का रोग हमने देख लिया, एनीमिया। पाई जाती है इसमें एक धातु जिसका नाम है कोबाल्ट, और आरबीसी का परिपक्वन करने का ये कार्य करती है विटामिन B12, और फल और सब्जियों में पाई जाती है। यस, तो ये थे दोस्तों अपने जल विलेय विटामिन, जिसमें विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6 और विटामिन B12 ये अपन ने देखे। अब हम भोज्य पदार्थों की श्रृंखला में आगे चलते हैं इसी टॉपिक में, और अगला अपना जो टॉपिक है नंबर 5 पर, पांचवा जो भोज्य पदार्थ है अपना, वो भोज्य पदार्थ क्या है? तो पांचवा भोज्य पदार्थ अपना खनिज तत्व, मिनरल्स, खनिज तत्वों की बात करते हैं। मिनरल्स भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं दोस्तों, क्योंकि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारे शरीर में होती है, उपापचय क्रियाएं, उन सब में ये भाग लेते हैं। तो पहली बात ये कि ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। ठीक है, ऊर्जा प्रदान नहीं करते तो कार्य क्या होगा? तो सीधा सा कार्य है शरीर का संतुलन, शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। अब खनिज तत्वों में कौन कौन से खनिज तत्वों की यहाँ पर हम मुख्यतः बात करने वाले, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एक हम फेरस के बारे में बात करने वाले। फेरस के अलावा हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो कैल्शियम की एक बात करते हैं, और एक अपन बात करते हैं पी फॉस्फोरस। तो Fe बोले तो फेरस, बोले तो लोहा, बोले तो आयरन, एक ही बात है, कैसे भी करके पूछे। और दोस्तों यहाँ पर Ca बोले तो कैल्शियम, और P बोले तो फॉस्फोरस। यहाँ पर एक गलती आप लोग मत कर देना, ये फॉस्फोरस है, ठीक है। अपन क्या करते हैं, कई बार P से पोटेशियम लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। अगर आपने पोटेशियम मान लिया P से, तो ये हो गया आपका गलत, डेंजर जोन में, क्योंकि पोटेशियम के लिए तो K ज्ञात जो है वो इसका प्रतीक चिन्ह है, KPO ऐसे आता है। तो यहाँ पर ये जो है साइलेंट है, समझ रहे बात को, तो इसलिए K जहां पर आए उसको अपने को समझना है पोटेशियम। तो K किसका प्रतीक है? ये है पोटेशियम का, K पोटेशियम का प्रतीक है, और ओनली P पूछे तो वो फॉस्फोरस का है। अब तीनों ही खनिज तत्वों के बारे में हम ये देख लेते हैं कि कहाँ पाए जाते हैं, इनकी मात्रा क्या है। तो पहला है दोस्तों Fe, फेरस यानी कि लोहा, ये पाया जाता है हमारे रक्त में, इसमें पाया जाता है। तो इसकी उपस्थिति की बात करें तो उपस्थिति है इसकी रक्त में। कमी का प्रभाव देखें, कमी का प्रभाव, तो कमी का प्रभाव देखें तो रक्त की कमी, एनीमिया। स्रोत हम देखें इसके सोर्स, तो इसके सबसे अच्छे स्रोत मुख्यतः 3 है, और जो 3 सबसे अच्छे स्रोत है इसके, उनमें है सेब, पालक और बैंगन। सेब, पालक व बैंगन, ये फेरस के सबसे अच्छे स्रोत है। बता दूं आपको कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिनमें 8वीं क्लास तक की बालिकाओं को निःशुल्क आयरन की जो टेबलेट है वो उपलब्ध करवाई जाती है आंगनबाड़ी केंद्रों में। तो उसका मतलब यही है कि महिलाओं में रक्त की मात्रा पुरुषों की तुलना में कम होती है, और प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव हो जाता है, जिससे रक्त की कमी के कारण जननी और शिशु दोनों की जान को खतरा होता है। तो इसलिए महिलाओं में रक्त की मात्रा को बढ़ाने के लिए एक मुहिम चलाई गई थी, जिसमें आयरन की टेबलेट जो है वो निःशुल्क रूप से वितरण की जा रही है। तो आयरन अगर हमारे शरीर में जाएगा तो फेरस बढ़ने से हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन बढ़ने से आरबीसी, और आरबीसी बढ़ने से रक्त की मात्रा बढ़ेगी, और यही हम चाहते हैं कि रक्त की मात्रा बढ़े। ओके, यस। नेक्स्ट नंबर 2, दूसरा जो खनिज तत्व है मिनरल्स है, उसमें हम बात करें Ca की, बोले तो कैल्शियम। कहाँ पाया जाता है? तो हड्डियों में पाया जाता है। उपस्थिति पूछे आपको इसकी, उपस्थिति, तो मित्रों हड्डियों में,
इसके अलावा अगर यहीं से आपसे पूछे कि कमी का प्रभाव, तो भैया कमी का प्रभाव सीधा सीधा है, हड्डियां कमजोर, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। स्रोत की बात करें तो स्रोत में अंडा भी इसका स्रोत है, दूध भी सबसे अच्छा स्रोत है, और दूध में भी मुख्यतः गाय का दूध। किसका दूध? गाय का दूध, ठीक है, दही, इन सभी में कैल्शियम जो है वो पाया जाता है। तो अंडा, दूध, दूध में मुख्यतः गाय का दूध सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है उसमें। और अगला जो अपना खनिज तत्व है नंबर 3, वो है दोस्तों अपना पी, ठीक है, बोले तो फास्फोरस। ये फास्फोरस जो है, इसकी उपस्थिति की हम बात करें तो मित्रों ये कैल्शियम के साथ मिलकर, किसके? कैल्शियम के साथ मिलकर दांतों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? दांतों में। कैल्शियम के साथ मिलकर कहां पाया जाता है? दांतों में पाया जाता है। कौन? फास्फोरस। क्लियर? यस। तो ये जो खनिज तत्व थे दोस्तों, ये खनिज तत्व, और भी खनिज तत्व है लेकिन इतना आपके लेवल पे आएगा नहीं। मुख्यतः जब भी नॉर्मली यहाँ से प्रश्न पूछता है तो पूछ लेता है आपको फेरस, कैल्शियम और फास्फोरस में से आपको अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। सोडियम और क्लोराइड के बारे में, NaCl, सोडियम क्लोराइड, इनके बारे में भी कई बार प्रश्न आपको पूछ लेता है। रक्त से संबंधित है। क्लोराइड विस्थापन को क्लोराइड शिफ्टिंग भी कहते हैं। इतना ज़्यादा लेवल आपको जाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है मेरे हिसाब से। यस। और भोज्य पदार्थों में आखिरी अपना जो टॉपिक आता है वो है दोस्तों जल। नंबर 6 वाटर, जल। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है मित्रों, और जल ही वह भोज्य पदार्थ है जिसके कारण से बाकी के भोज्य पदार्थों का डाइजेशन या पाचन हो पाता है। तो यहां मैं सबसे पहले बता दूं कि जल के विषय में क्या क्या प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको 1 बाय 1 वन लाइनर के रूप में यहां बताने जा रहा हूं। जल सार्वत्रिक घोलक है, पहली बात। सार्वत्रिक घोलक, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सार्वत्रिक घोलक का मतलब यह है कि इसमें लगभग सभी पदार्थ घुलते हैं, इसलिए जल को क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक घोलक कहते हैं। नेक्स्ट, रासायनिक सूत्र देखें इसका। तो जल का रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र सबको पता है, H2O है। संगठन में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो साफ साफ दिख रहा है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। अनुपात पूछे तत्वों का, तो तत्वों का जो अनुपात है, रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो है 2:1, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो 2:1 हो गया। अब देखिएगा दोस्तों, आपको यहां पर बात ये कर सकता है कि इसका सर्वाधिक घनत्व क्या पूछ सकता है? सर्वाधिक घनत्व। तो जल का सबसे ज्यादा जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। किस पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज्यादा घनत्व होता है जल का। अगर कम घनत्व पूछे कि सबसे कम घनत्व है, तो कम घनत्व होता है जल का 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आपसे पूछे जल का हिमांक बिंदु यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, तो वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहीं से अगर आपसे पूछा जाए जल का क्वथनांक बिंदु, जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कितने पर उबलता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जवाब होगा। यहीं पर अगर प्रश्न पूछा जाए कि जल का गलनांक बिंदु, बोले तो मेल्टिंग पॉइंट, तो गलनांक बिंदु जो है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। गलनांक कितना होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों ज्ञात रखने की बात है कि जल जो है इसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है। H2O की विशिष्ट ऊष्मा
जल की विशिष्ट ऊष्मा। और जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान जो होता है वो होता है सर्वाधिक। सर्वाधिक क्यों होता है, तो ये चीज मैं बता देता हूं क्यों होता है, इसको छोड़ो, ये समझो कि विशिष्ट ऊष्मा है क्या। मुख्य बात ये कि विशिष्ट ऊष्मा है क्या चीज। तो दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा क्या है, जल के द्वारा अन्य पदार्थों की ऊष्मा को ग्रहण करने की क्षमता। जैसे हमने एक लोहे की रोड को गर्म किया, इसको गर्म करने में माना हमें 10 मिनट का समय लगा, और अब हम चाहते हैं कि इस रोड को हम ठंडी कर दें और बहुत जल्दी ठंडी करें। तो इसको हम जैसे ही पानी में डुबाएंगे, तो पानी में डुबाते ही ये मुश्किल से 2 4 5 7 सेकंड के अंदर, हद मार के 1 मिनट के अंदर ये ठंडी हो जाएगी। गर्म करने में 10 से 15 मिनट लगा, ठंडी होने में महज 1 मिनट ही लगी। क्यों? क्योंकि इस छड़ की जो उष्मा थी वो किसने अवशोषित कर ली, वो जल ने अवशोषित कर ली। किसने अवशोषित कर ली? जल ने अवशोषित कर ली। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि अन्य पदार्थों से उष्मा को ग्रहण करने की जो क्षमता है वही विशिष्ट उष्मा कहलाती है, और ये सबसे ज्यादा होती है जल की। आग जल रही, उस पर पानी डालेंगे तो पानी उस आग में से उष्मा का अवशोषण कर लेता है, आग बुझ जाती है। क्लियर? यस। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जल के विषय में कुछ और बातें आपको यहां बता देता हूं। जल जो है, पानी जो है, ये पाया जाता है द्रव अवस्था में। किस अवस्था में? जल। और जल की अवस्था की बात करें तो जल की अवस्था है द्रव। किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब बात ये आती है कि पानी को गर्म करेंगे तो क्या होगा। तो पानी को यदि हम गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा वाष्प। क्या बन जाएगा? वाष्प बन जाएगा। यानी कि ये पानी यहाँ पर लिक्विड फेज में था और ये बदल गया जी यानी गैस फेज में। अब बात आती है कि यदि हम वाष्प को वापस ठंडा करेंगे तो क्या कहलाएगा? क्या बनेगा? सॉरी, पानी बनेगा। ठीक है, यानी ये जो गैस फेज थी ये वापस लिक्विड फेज में आ गई। अब प्रश्न यहाँ से पूछता क्या है, तो वो यही कहेगा कि पानी को गर्म करते हैं वाष्प बनती है, ये क्रिया क्या कहलाती है? तो ये क्रिया तो कहलाती है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की क्रिया कहलाती है। और आपसे कहेगा कि वाष्प को हम वापस से ठंडा कर रहे हैं और ठंडा करने पर लिक्विड बन रहा है, पानी बन रहा है, तो ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया कहलाती है कंडेंसेशन, बोले तो संघनन। क्या कहलाती है? संघनन की क्रिया कहलाती है, कंडेंसेशन कहलाती है। तो वाष्प का वापस से पानी में बदलना संघनन कहलाती है। और इस संघनन की घटना के द्वारा ही क्या होता है दोस्तों? बादलों का निर्माण होता है। क्या होता है? बादलों का निर्माण। तो आकाश में जो बादल निर्मित होते हैं, आकाश में जो बादलों का निर्माण होता है, ये निर्माण संघनन की घटना के कारण ही होता है। क्लियर? यस। अब एक बात अपने को और ज्ञात रखनी है आखिरी, कि जल का निष्कासन मुख्यतः शरीर से, तो शरीर से जल का निष्कासन होना, शरीर से जल का निष्कासन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों निर्जलीकरण। क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन, बोले तो निर्जलीकरण। तो शरीर से जल का निष्कासन निर्जलीकरण कहलाएगा। और वापस से जल की मात्रा प्राप्त करना, इसको इंग्लिश में डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। निर्जलीकरण को क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। और अगर जल की मात्रा वापस शरीर में प्राप्त करते हैं तो शरीर में जल की पूर्ति, वापस से जल की पूर्ति करें तो ये जल की पूर्ति जो है दोस्तों ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है रिहाइड्रेशन। क्या कहलाती है? रिहाइड्रेशन कहलाती है। और रिहाइड्रेशन के लिए हम जो उपयोग में लेते हैं वो लेते हैं ORS का घोल। किसका घोल? ORS का घोल। ओके, यस। अब इस ORS का अगर आपको पूरा नाम पूछे तो इसका नाम है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट इसको कहते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पर बात की अपने भोज्य पदार्थों की। और भोज्य पदार्थों में हमने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की बात की, उसके बाद प्रोटीन, फिर हमने वसा की बात की, फिर विटामिन की बात की।
विटामिनों के बाद में हमने बात की यहाँ पर खनिज तत्वों की, और खनिज तत्वों के बाद में आखिरी टॉपिक के रूप में हमने जल देखा। तो इसी के साथ ये जो अपना पोर्शन था ये कंप्लीट होता है। ओके दोस्तों, तो अगली क्लास में फिर आप लोगों के लिए अगला टॉपिक लेके आऊँगा। तब तक के लिए